हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर केवल काम की जानकारी अपने एक्स सर्विसमैन को देता हूं और फालतू की बकवास मैं अपने चैनल पर नहीं करता। मैंने देखा एक मैसेज दिया कर्नल आईपी सिंह साहब ने, और वो चेयरमैन है AVRWA के, और इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है वो हम मेरे पर भी लागू होता है और हर एक जो जीवित है पेंशनर उस पर भी लागू होता है। मैं इसको पढ़ के बताऊंगा क्या है ये, और यदि ऐसा है जैसा ये बता रहे हैं तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पेंशनर जो डिजीज्ड हो जाते हैं उनके जो एरियर मिलते हैं, और यदि अकाउंट जॉइंट अकाउंट है और उसमें नॉमिनेशन नहीं है तो इसका मतलब उसके एरियर नहीं मिलते होंगे। कि यदि जॉइंट अकाउंट है तो एरियर वगैरह जो कुछ भी है जॉइंट अकाउंट में फैमिली के साथ, तो उसमें एरियर आ जाएंगे। लेकिन यहां ये दूसरी कहानी बता रहे हैं, और यदि ये कहानी सही है और लगती भी है, क्योंकि जो लीगल चीजें होती हैं वो लीगल ही होती हैं। अब ये सारी कहानी उन्होंने बड़े उदाहरण से बताई है, वही मैं आपको बताऊंगा। और आप अपनी बैंकों में जाकर के बैंकों से पूछें कि हमारा जॉइंट अकाउंट है तो हमें क्या, खास करके पेंशनर को, क्या हमें नॉमिनेशन देना जरूरी है, या हमारे एरियर वगैरह जो आएंगे हमारी मैसेज के अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये बैंक में जाकर के आप पूछ सकते हो। लेकिन जब कर्नल साहब यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जानकारी बिल्कुल सही है। रिगार्डिंग डियर रिटायरीज, रिगार्डिंग अवर रिटायरी सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारी पेंशन आती है, नॉर्मली द स्पाउस इज मेड एज ए जॉइंट अकाउंट होल्डर अंडर आइदर सर्वाइवर स्कीम। मतलब हमारे साथ में जो स्पाउस है उसका अकाउंट हमारे साथ खुल जाता है, और उसका जो ऑपरेशन होता है आइदर और सर्वाइवर भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है फॉर्मर और सर्वाइवर, यानी पहले फॉर्मर पेंशनर का नाम और उसके बाद में उसकी बीवी का नाम। और लगभग यही रखना चाहिए, फॉर्मर और सर्वाइवर, क्योंकि जब तक आपका अधिकार रहेगा वो निकाल नहीं सकते, और उसके बाद में सर्वाइवर जो भी बच जाता है वो होगा। अब आगे क्या बताते हैं वो, इन एडिशन टू दिस नॉमिनी शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड कंपल्सरीली। इसके अलावा आपको जॉइंट अकाउंट में अपना नॉमिनी देना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारा जॉइंट अकाउंट है तो नॉमिनी देना क्यों जरूरी है। अब उन्होंने आगे बताया उदाहरण के साथ कि आपको नॉमिनी देना क्यों जरूरी है। द रीजन इज दैट, फॉर एग्जाम्पल, ए इज द रिटायरी एंड बी इज हिज वाइफ। ए और बी दो हैं, ए पेंशनर है और बी उसकी मैडम है। द अकाउंट इज इन द नेम ऑफ ए एंड बी जॉइंटली अंडर ई और एस स्कीम। नो नॉमिनेशन इज गिवन फॉर दिस अकाउंट। और इसके लिए कोई नॉमिनेशन नहीं दे रखा है, क्योंकि गलत फहमी ये होती है कि हमारा जॉइंट अकाउंट है, हमारे पास जब हमारे साथ कुछ हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएंगे, तो सारा का सारा पैसा, सारा फायदा जॉइंट अकाउंट है तो उसको मिल जाएगा। अब आगे इसकी लीगल प्रॉब्लम क्या है। नाउ ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम ए डाइज, सो बी विल बी द सोल अकाउंट होल्डर एंड सी विल गेट फैमिली पेंशन। और यदि ए हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से एक्सपायर हो जाता है तो ये तो निश्चित है कि उस फैमिली को जैसा भी होगा 30% या 60% जो भी उनकी पेंशन होगी उनको मिल जाएगी। अब मान लीजिए जिस समय ए की डेथ हुई उस समय या तो पे कमीशन लागू हुआ हो, या कोई जैसे MSCP का पीछे से भुगतान हो रहा है आजकल बहुत, वो हुआ हो, या एडिशनल इंक्रीमेंट का पैसा आया हो, या जैसे ऑनरेंज अफसर वगैरह का आपको पता है कि लेटर निकला था रिसेंटली, शायद लगता है वो यही केस रहा होगा, फैमिलीज को नहीं मिला होगा तो बाद में फैमिलीज के लिए निकाला था। लेटेस्ट कुछ दिन पहले लेटर निकला था, वो हो सकता है ये प्रॉब्लम रही हो, नॉमिनी की वजह से पैसा नहीं मिल पाया हो, फिर उनको निकाल दिया हो। अब क्या होता है, नॉट ओनली द प्रॉब्लम स्टार्ट फॉर ए, द मैनेजमेंट वांट टू गिव सम एरियर ड्यू टू सम वेज रिवीजन एज ए इज नॉट अलाइव। अब वेज रिवीजन हो गया और ए की डेथ हो गई, और वेज रिवीजन से आपको मिलेंगे एरियर। अब जनरली जो 2006 में छठवां वेतन आयोग लागू हुआ था उसकी रिपोर्ट 2008 में आई थी। अब कोई आदमी 2006 में ही खत्म हो गया और रिपोर्ट आई 2008 में या 2008 में, तो उसका जो एरियर है 2008 में रिपोर्ट आई और उसके जो एरियर हैं
उसके जितने भी एरियर बनते हैं, जब नया बेस रिवीजन आएगा तो उस समय उसको कैसे मिलेंगे। तो यू ऑल मे थिंक द अमाउंट विल ऑटोमेटिकली क्रेडिट टू बीजे अकाउंट, इट इज नॉट सो। आप तो ये सोचोगे कि उनके अकाउंट में, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट है, ऑटोमेटिक फैमिली अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ये कहते हैं ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है, यदि बेस रिवीजन हो या आपका भी एडिशनल इंक्रीमेंट चला हुआ है और कोई आदमी एक्सपायर हो गया, उसका जो एरियर मिलना है वो किसको मिलेगा। द रियलिटी इज दैट एनी डिजीज पेंशनर्स एरियर विल बी पेड ओनली टू द नॉमिनी। उसका जो लीगल हेयर है नॉमिनी, उसके लिए मिलेंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि जो मैडम हैं, क्या उनको नॉमिनी बनाया जा सकता है, क्योंकि वो तो अकाउंट होल्डर है। अब ये बैंक बताएगा। फर्दर, इफ नॉमिनेशन इज नॉट रजिस्टर्ड इन द बैंक, देन द लीगल हेयर अलोन कैन क्लेम द एरियर। दिस इज अ वेरी कूबरसम प्रोसीजर टू अवॉइड सच प्रॉब्लम, इट इज बेटर टू गिव द नॉमिनेशन। और यदि नॉमिनेशन नहीं दे रखा है तो उनका पैसा लीगल हेयर को मिलेगा। जब लीगल हेयर पैसा लेगा उसका, तो आपको लंबी चौड़ी प्रोसीजर करना पड़ेगा, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये दो वो दो, दुनिया भर की बातें। Hence you are all advised to verify your account and confirm whether the spouse name is there as joint account holder and the nominee। अब आपको मैडम का जो जॉइंट अकाउंट होल्डर में नाम भी रखना है और साथ में आपको नॉमिनी भी देना है। अब उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से बताया है, इन केस द नॉमिनी इज नॉट रजिस्टर्ड देन द फैमिली पेंशनर कैन नॉट क्लेम द एरियर सिंस ही हैज नो राइट। उसको फैमिली पेंशन को आपको नहीं मिलेंगे, क्या, आपके एरियर, क्योंकि उसका कोई अधिकार नहीं है। एरियर केवल आपके नॉमिनी जो लीगल हेयर है उसको मिलेंगे, और यदि आपकी फैमिली को नॉमिनी बनाया जाता है तो उसको मिलेंगे। लेकिन आपको अगर नॉमिनी नहीं बना रखा है आपने, तो सीधा साधा मतलब है आपको पैसे नहीं मिलेंगे। We hereby request you all to take this message as an important one and act accordingly। और इसको मैसेज को बहुत इंपॉर्टेंट लो और इस प्रकार आप एक्ट करो। तो मैंने ये सिर्फ इसलिए बनाया कि बहुत ज़रूरी है कि इस मैसेज को मैं आप तक पहुंचा दूं। हम सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते, बकते रहते रहे। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये आपके पैसे से संबंधित है। अब इसमें इतना ही था, और हम भी आपसे यही कहेंगे, आप बैंक में जाएं, सभी पेंशनर्स बैंक में जाएं, उनसे पूछें कि साहब नॉमिनेशन हो रहा है, वो तो बहुत ही अच्छा है, और यदि नॉमिनेशन नहीं हो रहा है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नॉमिनेशन कराएं। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।